नमस्कार। हम अपनी जिंदगी में हर रोज हर पल कुछ ना कुछ चुनते रहते हैं, है ना। सुबह क्या नाश्ता करें, कौन सी फिल्म देखें, अपना पैसा कहाँ खर्च करें, ये सारे फैसले हैं। पर क्या कभी सोचा है कि अर्थशास्त्री इन फैसलों को कैसे देखते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि एक उपभोक्ता की पसंद को दो बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी के जरिए कैसे समझा जाता है। तो चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए आपको जोर की भूख लगी है। आपके सामने एक गर्मा गर्म पिज्जा है और एक जूसी बर्गर। अब आप क्या चुनेंगे? ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक पूरी की पूरी आर्थिक सोच काम कर रही होती है। इकोनॉमिस्ट के लिए ये सवाल सिर्फ खाने का नहीं है। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि आखिर हम किसी चीज की वैल्यू और उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को तौलते कैसे हैं। और इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो एक शब्द है, यूटिलिटी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन या कह लीजिए खुशी को समझने का एक तरीका है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है और ये हमारे फैसलों पर असर कैसे डालता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो यूटिलिटी का मतलब है किसी चीज की वांट सेटिस्फाइंग पावर। मतलब किसी चीज में हमारी किसी जरूरत या इच्छा को पूरा करने की कितनी ताकत है। और ये चीज ना पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, मतलब पर्सनल है। हो सकता है एक कप कॉफी किसी को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे और दूसरे के लिए उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। अर्थशास्त्री बस इसी पावर को स्टडी करके हमारे व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सेटिस्फैक्शन को समझना है, पर अगला सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे नाप सकते हैं? क्या हम खुशी को, सेटिस्फैक्शन को कोई नंबर दे सकते हैं, जैसे 10, 20 या 50? बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे पहले अप्रोच की, द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये सेटिस्फैक्शन को गिनने की एक क्लासिकल कोशिश थी। कार्डिनल अप्रोच ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबरों में बता सकते हैं, और इन नंबरों की जो यूनिट है उसे उन्होंने एक नाम दिया, यूटिल्स। ये एक बड़ा ही बोल्ड आइडिया था जिसे एल्फ्रेड मार्शल जैसे बड़े अर्थशास्त्रियों ने आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि भाई अगर हम सेटिस्फैक्शन को नाप पाए ना, तो हम किसी के भी कंज्यूमर बिहेवियर को एकदम सटीक तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने पिज्जा और बर्गर वाले एग्जाम्पल पर। इस कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए पिज्जा खाने से हमें 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली और बर्गर से मिली 20 यूटिल्स की। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें पिज्जा ज्यादा पसंद है, नहीं। इसका मतलब ये है कि पिज्जा से हमें बर्गर के मुकाबले ठीक 10 यूटिल्स ज्यादा खुशी मिली। मतलब ये अप्रोच सेटिस्फैक्शन के बीच के गैप को भी नापने का दावा करता है। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को दिखाता है। सोचिए कि ये पिज्जा के स्लाइस हैं। पहला कॉलम है कि कितने स्लाइस खाए गए। दूसरा है टोटल यूटिलिटी यानी टीयू, मतलब हर स्लाइस के बाद मिलने वाली टोटल सेटिस्फैक्शन। और तीसरा और सबसे जरूरी है मार्जिनल यूटिलिटी यानी एमयू, मतलब हर एक्स्ट्रा स्लाइस से कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। अब यहाँ एक पैटर्न देखिए। जैसे जैसे आप ज्यादा स्लाइस खाते हैं, आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन हर नए स्लाइस से मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन यानी एमयू वो कम होती जा रही है। और इसी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जो हमने टेबल में देखा वही चीज इस ग्राफ में देखिए कितनी बढ़िया तरह से दिखाई गई है। ये जो भूरी लाइन ऊपर जा रही है वो है टोटल यूटिलिटी टीयू। ये पहले बढ़ती है, एक पॉइंट पर पहुंचकर मैक्सिमम होती है और फिर गिरने लगती है। और ये जो नीली लाइन नीचे आ रही है वो है मार्जिनल यूटिलिटी एमयू। और सबसे मजेदार चीज देखिए, जिस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी अपने पीक पर है, ठीक उसी पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। जब तक हर एक्स्ट्रा यूनिट से आपको पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मतलब एमयू पॉजिटिव है, तब तक आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन यानी टीयू बढ़ती रहेगी। जब टीयू अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाती है तो एमयू 0 हो जाता है। इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी या तृप्ति का बिंदु, मतलब बस अब पेट भर गया। और अगर इसके बाद भी खाना जारी रखा तो एमयू नेगेटिव हो जाता है और आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन भी घटने लगती है। कार्डिनल अप्रोच सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है ना? पर इसने एक बहुत ही बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। और वो सवाल ये था कि क्या हम सच में अपनी फीलिंग्स को, अपनी सेटिस्फैक्शन को ऐसे नंबर दे सकते हैं? इसी सवाल ने एक पूरी नई सोच को जन्म दिया। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सोच कर देखिए, क्या हम सच में ऐसा कह सकते हैं कि अरे वाह, इस पिज्जा से तो मुझे ठीक 30 यूटिल्स की खुशी मिली।
थोड़ा अजीब लगता है ना? ये असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स को भी यही लगा। उन्हें ये आइडिया थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा और इसी एक क्रिटिसिज्म से एक नए और ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच का जन्म हुआ। और ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जॉन हिक्स और आरजे एलन जैसे इकोनॉमिस्ट ने कहा, देखो भाई, सैटिस्फैक्शन को गिनना गिनना छोड़ो, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपनी पसंद को रैंक जरूर कर सकते हैं। मतलब हम ये तो बता ही सकते हैं कि हमें क्या ज्यादा पसंद है, क्या कम पसंद है या क्या बराबर पसंद है। तो यहाँ जोर कितना पर नहीं बल्कि कौन सा पर है। मतलब अब हम ये नहीं कहेंगे कि पिज्जा से 30 यूटिल्स और बर्गर से 20 यूटिल्स मिले। नहीं, हम बस इतना कहेंगे कि मेरी पहली पसंद पिज्जा है, दूसरी बर्गर और तीसरी शायद सैंडविच। ये तरीका हमारी असल जिंदगी की डिसीजन मेकिंग के कहीं ज्यादा करीब है ना? तो आइए इन दोनों अप्रोच को आमने सामने रख कर देखते हैं। देखिए, पहला बेसिस है अर्थ या मीनिंग। कार्डिनल कहता है यूटिल्स में नापो, जबकि ऑर्डिनल कहता है सिर्फ रैंक करो। दूसरा है दृष्टिकोण। कार्डिनल क्वांटिटेटिव है यानी कितना, ऑर्डिनल क्वालिटेटिव है यानी कौन सा। तीसरा है विश्लेषण का टूल। कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी का इस्तेमाल करता है, जबकि ऑर्डिनल इंडिफरेंस कर्व का, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। और आखिर में यथार्थवाद या रियलिज्म। कार्डिनल कम रियलिस्टिक है और ऑर्डिनल ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है। तो अब सवाल ये है कि अगर हम नंबर यूज नहीं कर रहे तो फिर ऑर्डिनल अप्रोच किसी की पसंद को एनालाइज कैसे करता है? इसके लिए वो दो बहुत ही पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करता है। एक है इंडिफरेंस कर्व, जो दिखाता है कि हम क्या चाहते हैं, और दूसरा है बजट लाइन, जो दिखाती है कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व नाम थोड़ा अजीब है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा ग्राफ है जिस पर मौजूद हर पॉइंट दो चीज़ों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाता है जिससे आपको बराबर की सैटिस्फैक्शन मिलती है। इसीलिए आप इन सभी कॉम्बिनेशंस को लेकर इनडिफरेंट हैं, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाए, आपकी खुशी का लेवल सेम रहेगा। और फिर आती है बजट लाइन। अगर इंडिफरेंस कर्व हमारे सपनों की दुनिया है, तो बजट लाइन ज़मीनी हकीकत है। ये लाइन वो सारे कॉम्बिनेशंस दिखाती है जो कोई इंसान अपनी दी हुई इनकम और चीज़ों की कीमतों के हिसाब से खरीद सकता है। ये हमारी पहुंच की एक बाउंड्री लाइन है। अब यहाँ एक छोटा सा पर ज़रूरी फ़र्क समझना है बजट लाइन और बजट सेट में। बजट लाइन पर वो सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जहां आपकी पूरी की पूरी इनकम खर्च हो जाती है, एक भी पैसा नहीं बचता। इसका इक्वेशन है P1x1 + P2x2 = Y। दूसरी तरफ बजट सेट में लाइन पर मौजूद सारे पॉइंट्स तो आते ही हैं, साथ में उसके अंदर का पूरा एरिया भी आता है। मतलब वो सारे कॉम्बिनेशंस जो आप खरीद सकते हैं और शायद कुछ पैसे बचा भी लें। इसका इक्वेशन है P1x1 + P2x2 < Y। और अब आता है क्लाइमैक्स, जब हम हमारी चाहत यानी इंडिफरेंस कर्व और हमारी पहुंच यानी बजट लाइन, इन दोनों को एक साथ एक ही ग्राफ पर लाते हैं, तो हमें वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिलता है जो हमें हमारी इनकम में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो वो मैजिक पॉइंट, जिसे इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कहते हैं, कहाँ होता है? ये उस जगह पर होता है जहां बजट लाइन किसी इंडिफरेंस कर्व को बस छू कर निकलती है, उसे काटती नहीं है। इसी को टैंजेंट होना कहते हैं। यही वो पॉइंट है जहां कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम में रहते हुए सबसे ज्यादा खुश होता है। इससे अगर हम थोड़ी टेक्निकल भाषा में कहें तो ये वो पॉइंट है जहां MRS PX और PY के रेशियो के बराबर हो जाता है। अब ये MRS क्या है? ये वो रेट है जिस पर आप खुद एक चीज को दूसरी चीज के लिए एक्सचेंज करने को तैयार हैं। और PX/PY क्या है? ये बाजार का रेट है। तो जब आपकी अपनी विलिंगनेस बाजार के रेट के बराबर हो जाती है, वही बेस्ट पॉइंट होता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, यूटिल्स, कर्व्स। आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सबका मतलब क्या है? ये सब थ्योरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्यों मायने रखती है और इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो जो बड़ी बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। पहली, आज के दौर में ऑर्डिनल अप्रोच को ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि सैटिस्फैक्शन बहुत ही पर्सनल चीज है और उसे नंबर देना मुश्किल है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, कार्डिनल अप्रोच की कुछ बातें, जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो आज भी इकोनॉमिक्स की बुनियाद हैं। वो हमें समझाती हैं कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ क्यों जाता है।
तो अगली बार जब आप पिज़्ज़ा या बर्गर में से कुछ चुन रहे हो तो याद रखिएगा कि आपके उस एक छोटे से फैसले के पीछे सैटिस्फैक्शन, लिमिट्स और बैलेंस का पूरा एक साइंस काम कर रहा है। अब ये जानने के बाद कि इकोनॉमिस्ट्स हमारी पसंद को कैसे देखते हैं, क्या इससे अपने ही फैसलों को देखने का नजरिया कुछ बदलता है? इस पर जरा सोचिएगा।